हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीवाईक्यू की नज़र में हम 2019 का इकोनॉमी का पेपर देखने जा रहे हैं, पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये क्यों सीरीज क्या लाई जाती है, ये सब चीज़ें तो हम पीछे चर्चा करते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इधर उधर की बात ना करते हुए सिलेबस पे। तो हमें पीवाईक्यू देखने से पहले अपने सिलेबस को देखना है, क्योंकि हम बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें और अपने काम की चीज़ निकाल लें। ठीक है, तो बार बार ये चीज़ें बार बार मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नहीं है, तो वो हम पीवाईक्यू देख करके सामने देख लेते हैं। तो सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर जब प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखोगे तो यहाँ 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ, आर्थिक और सामाजिक विकास, फिर डैश लगा हुआ है। अब डैश लगा हुआ है तो इसको भी देखना ध्यान से। देखिए, एक पॉइंट पे नजर रखनी है आपको, बिल्कुल ये नहीं कि एक तरफ से पढ़ते चले जाओ। अब डैश लगा, इसका मतलब इसके अंतर्गत अब ये बातें लिखी गई है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो तो सतत होना चाहिए, मतलब पीछे से जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी विकास, उसको भी संसाधन मिल सके। हम इतना उपभोग संसाधनों का ना करें कि क्या हो जाए कि उनके लिए, जो पीछे से आने वाली पीढ़ी है, हमारी जनरेशन है, उनके लिए संसाधन कम हो जाए। ठीक, गरीबी को भी खत्म करना है, प्रयास करना है। भाई गरीबी है, गरीबी को कम करना है। अभी सरकार ने कुछ कम भी किया, उसके आंकड़े आए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना। अब देखिए, आलोचक की भूमिका में रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप यूपीएससी के दिमाग से नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा आलोचना करनी है, लेकिन नीतियों की करनी है, ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करें। ठीक है, फिर समावेशन, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले जैसे योजनाएं वगैरह जो होती हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो हम देखिए, यहाँ पर प्री का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो हम मेंस की तरफ मूव करते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी मेंस की तरफ देखना है। ये नहीं कि आप सोच रहे होगे कि प्रीलिम्स का देख करके सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ें, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि पीवाईक्यू देखकर हमें ये समझ में आता है कि यूपीएससी हमसे ये अपेक्षा करता है कि आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का सिलेबस भी आप पहले से पढ़ लो, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद 3 महीने लगभग हमको मिलते हैं। ठीक है, 90 दिन के आसपास हमें मिलते हैं मेंस के लिए, तो उतने दिन में मेंस का सिलेबस तैयार करना मुश्किल होता है। अगर आप पीछे से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के पढ़ रहे होगे तो 90 दिन काफ़ी हो जाते हैं फिर आपके लिए। ठीक है, तो अब इसको पॉज करके आप इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जब ये 2025 तक का हम करा देंगे तो हम सिलेबस पे भी एक डिस्कशन ले आएंगे कि आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को एलेबरेट करना है। अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ पीवाईक्यू देख करके आप उस थीम को पकड़िए, थीम, और उस थीम के मुताबिक अपनी तैयारी रखिए। तो जब मैं चीज़ें बताता हूँ तो आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अपने साथ में एक पुस्तक इससे रिलेटेड आप रखिए अपने बगल में, तुरंत टिक लगाइए। देखिए, मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि होता क्या है कि भटकाव हो जाता है। मोबाइल आप देख रहे हैं, पता चला कोई दूसरी चीज़ नोटिफिकेशन आ गया, आप उसको देखने लगे, तो इससे क्या होता है, भटकाव होता है। बुक रखिए, बुक में टिक लगा लीजिए कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे मान लो इकोनॉमी में हमने बैंकिंग बताया तो बैंकिंग को तुरंत वहीं टिक कर लो कि हमको पढ़ना है। फिर लोक वित्त बताया तो लोक वित्त को टिक कर लो। तो ऐसे चीज़ें जो है डिस्कस कर लो। ये कॉपी रख लो, कोई छोटी सी डायरी बना लो, उसमें हम टॉपिक बताते हैं, एक छोटी सी डायरी रख लो। डायरी में जो टॉपिक हम यहाँ पर बता रहे होते हैं, आप उस टॉपिक को लगातार लिखते रहिए। मतलब इकोनॉमी का एक पोर्शन बना लो, उसमें 2013 डाल लो, इकोनॉमी 2013, उसमें कौन कौन से टॉपिक आए, 1 2 3 4, फिर 2014 का लिख लो, फिर 15 का लिख लो, ऐसे सबका लिख लो। फिर बाद में देखोगे कि टॉपिक रिपीट होते हैं। इसकी लिस्ट में बाद 2025 तक का पेपर जब करा लूंगा तो लिस्ट दे दूंगा आपको। ऐसे सब सब्जेक्ट के साथ आपको करना है, सबकी अपनी अपनी लिस्ट बना लो ईयर वाइज। फिर बाद में जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कुछ चीज़ें जो हैं हर साल रिपीट हो रही हैं, तो उसको आप अलग से श्रेणी दे दो कि स्टार रेटिंग दे दो कि इसको स्टार रेटिंग कैसे देनी है, 1 2 3, उसी आधार पे आप पढ़ाई करो, तब जाके निकलेगा। आप सोचो कि हमको बना बनाए मटेरियल मिल जाए और चम्मच से हम खा लें और सिलेक्शन में हो जाए, आईएएस बन जाए, तो इतनी आसान राह नहीं है। देखिए, मैं खरे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है। इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि हम तुरंत आए और तुरंत हमको मटेरियल मिल जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आईएएस बन जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के अपनी सेवा दूंगा। तो ये इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में दिया जाएगा तो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए आपको प्रयास अच्छे से करना है। तो इसको 10 पॉइंट तक आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, यहाँ तक ये मेंस का सिलेबस है। ठीक, फिर हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। हाँ, तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, आप देख सकते हो। तो पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है। अब इनमें से जो है आपको जमा प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट्स, इसको पी नोट भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है इन सब चीज़ों को। तो जैसे ही आप इनको पढ़ोगे तो आपको उत्तर आपके हाथ में मिल जाएगा। अभी क्या चल रहा है आपको पता चला होगा कि कुछ कंपनियां, अभी देखिए आप, रुपए का जो है मूल्य गिर रहा है। ठीक, डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। अब बाहर कैसे जाता है, इसमें एक शब्दावली आती है रिपाट्रिएशन, इस समय चर्चा में चल रहा है। होता क्या है, जैसे में कि ए नाम की कोई कंपनी, ठीक, यूएसए से कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, ए नाम के व्यक्ति के शेयर खरीद लिए, मान लो कि 300 शेयर खरीद लिए। ठीक, 300 शेयर 300 रुपए के हैं। ठीक, 300 रुपए के उन्होंने शेयर खरीद लिए। अब क्या किया कि उसने 1 साल 2 साल रुका रहा, 2 साल बाद उसने क्या किया, ये 300 के शेयर बेच दिए 700 में, 400 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। जैसे लाभ हुआ तो वो अपने देश वापस चला गया, अपने देश में वो 400 रुपए को भेज देता है यूएसए में। तो रिपाट्रिएशन हो रहा है एफडीआई का। एफडीआई भाई ये यहाँ पर आकर के निवेश किया था, एफडीआई किया था,
और इसके बाद ये अपने पैसे को बाहर निकाल लेता है। तो वही चीज़ है। तो रिपेट्रिएशन के बारे में हो सकता है यूपीएससी आपसे प्रश्न बना ले। ये पूरी प्रक्रिया आपको पढ़नी है कि अभी रुपए का मूल्य, आगे यूपीएससी ने 2019 में भी पूछा है कि रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है, तो आगे अभी और प्रश्न है उसमें भी हम बताएंगे। तो रिपेट्रिएशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, किसी व्यक्ति, पेन बदल लेता हूँ यहाँ पे, किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था द्वारा विदेशी देश से अर्जित, विदेशी देश मतलब ए से, मान लो ये भारत है और ये आपका यूएसए, तो भारत में ए नाम की कंपनी, ठीक, इसके बारे में धन या लाभ को अपने मूल देश में वापस भेजता है। वही चीज़ को क्या कर रहा है, अपने देश में वापस भेजा, इसी को रिपेट्रिएशन बोलते हैं। अब हो सकता है कि यूपीएससी इससे प्रश्न आपसे बना ले। अभी क्या है कि रुपए का मूल्य वगैरह गिर रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको उन पर नजर रखनी। तो ये प्रश्न जैसे आपने देखा तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि एफडीआई के रूप में उन्होंने निवेश किया। फिर कैसे एफपीआई क्या होता है, यहीं पर देख लो कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। एफपीआई क्या, एफडीआई क्या, दोनों में अंतर देखोगे तब समझ में आएगा। फिर इसी में एफडीआई में भी आपको ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होता है और ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है, दोनों के बारे में। जब एफडीआई आता है तो क्या होता है, मेंस के संदर्भ में भी हमको थोड़ा सा यहीं पर इलेबरेट कर लेना है, ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि पीटी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को बस थोड़ा सा इलेबरेट करके अपना रिवीजन कर लेना है। बाकी जो अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं वो मेंस के संदर्भ में भी अंदर डीप जा सकते हैं, जिनको 2026 में पेपर नहीं देना है। तो एफडीआई के बारे में आपने देखा कि एफडीआई आएगी तो वहां से क्या आएगा, एक तो डॉलर आएगा, मान लो बाहर से आया तो डॉलर आएगा, मतलब विदेशी मुद्रा आएगी, ठीक है। डॉलर हमने मुख्यता बता दी, बाकी विदेशी मुद्रा आएगी। फिर डॉलर के साथ साथ क्या आएगा, वहां से बाहर से नवाचार आएगा, ठीक है। नवाचार के साथ साथ तकनीकी आएगी, ठीक है। तो तकनीकी वैज्ञानिक चीजें ये सब बाहर से हमारे पास आती हैं। तो इस तरह से जो है हमको इलेबरेट करके पढ़ना है। तो यूपीएससी कैसे भी घुमा के देगा तो हम प्रश्न को हल करने की स्थिति में। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, जमा प्रमाण पत्र पढ़ना है, वचन पत्र जिसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, ये क्या होता है, और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। यूपीएससी घुमा के रख देगा, इसको भी पी नोट की तरह लग रहा है, प्रोमिसरी मतलब पी, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी, इसको भी पी नोट बोलते हैं। तो ये क्या होता है और ये दोनों में अंतर देखो। फिर कॉमर्शियल पेपर, ये सब आपको कैपिटल मार्केट आप जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चलता रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए सिंपल प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के अध्यक्षों का, जो बैंकों के चेयरमैन होते हैं, बैंक्स के जो चेयरमैन होते हैं, उनका चयन कौन करता है, उनका चयन कौन करता है, मतलब सिलेक्शन कौन करता है। तो इनमें से बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, संबंधित बैंक। तो इसी बहाने आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय क्या क्या करता है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। बाकी मेन काम आपको यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या इसका नाम वगैरह बदल दिया गया, क्या चेंज कर दिया गया, इस तरह से आपको पढ़ना है। संबंधित बैंक का प्रबंधन ये थोड़ा सा है, बाकी चीजें ये तीन चीजें आपको पढ़नी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक, इनको अच्छे से पढ़ लो। फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा जान लो कि ये क्या करता है, ठीक, इस तरह से। और एक चीज आपको यहीं पर देख लेना, सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है, रेगुलेट कौन करता है इनको, और आरबीआई दोनों को करता है क्या। जैसे कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में। और कुछ विदेशी बैंक भी होते हैं जो विदेशों से भारत में आए हुए हैं और भारत में अपना कार्य संचालन कर रहे हैं, यहाँ लोन दे रहे हैं लोगों को और यहाँ से धन कमा करके वापस अपने देश में भेजते हैं। तो ये तीनों में अंतर, इनको रेगुलेट कौन करता है। फिर इसी के साथ साथ राज्यों में जो सहकारी बैंक होते हैं उनके बारे में भी आपको देखना है। तो अभी सरकार ने कुछ सहकारी बैंकों को एकीकृत कर दिया है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। अप्रैल की मैगजीन में है अभी सर, जो है आपको बहुत जल्दी हम विजन की जो मैगजीन है उसमें क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी आपको विजन की मैगजीन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना ये चीज़, क्योंकि द हिंदू पढ़ा रहे थे, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने उनसे बोल दिया कि आप द हिंदू के नोट्स बनाते रहिए, बाकी विजन को भी आप कंप्लीट करिए और जो है बच्चों का करंट अफेयर कंप्लीट कराइए किसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने उनसे बहुत मतलब वो तो मतलब पढ़ाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि रिस्पांस मिला नहीं, तो वो जो है कह रहे हैं कि हम मज़ा नहीं आ रही, इस संस्थान में कोई आता नहीं है पढ़ने। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए इतना करिए, हिंदी माध्यम के हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो अपना इससे पढ़ लें। तो मैं इसमें जो है ये विजन की मैगजीन में इकोनॉमी संदर्भ में ये सहकारी बैंक पढ़ने को मिलेगा आपको। चलते हैं सीधे, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। अब देखिए ये छोड़ देना, अब आपको ये पढ़ना है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या था, लीड बैंक स्कीम क्या थी। आपको लीड बैंक, जो बैंकों में कई सारे बैंक होते हैं उसको किसी किसी जिले में क्या करते हैं, किसी किसी के हर जिले में होती है कि एक जो है जिले की लीड बैंक होती है, तो लीड बैंक घोषित की जाती है। फिर आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, इसका नाम भी बदल दिया गया है, विकसित भारत ऐसे कुछ कर दिया गया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी स्कीम, ऐसे मिशन कुछ कर दिया गया ऐसे करके, इसका नाम चेंज किया गया। आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप देख लेना, ठीक। बता देता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो गलत मुझे नहीं बतानी चाहिए आपको बिल्कुल, तो फिर भी मैं यहाँ पर चीज़ों को सही, जो चीज़ नहीं पता होगी सीधे बोल दूंगा नहीं पता है, ठीक है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, ये इसको भी थोड़ा सा देख लेना, लेकिन इसको आप देख लेना, इससे यूपीएससी सवाल बना सकता है, ठीक। और लीड बैंक योजना के बारे में पढ़ लेना, स्कीम क्या है, और एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। अब देखिए यूपीएससी बैंकिंग संबंधित बहुत सवाल पूछता है। आप इतने दिन से देख रहे हो मैं बैंकिंग आपको बार बार बता रहा हूँ कि बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए और इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि बैंकिंग हमको अच्छे से पढ़ना है इकोनॉमी के संदर्भ में, ठीक। और ये जो है इंटर बैंकिंग करदाता एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। अब इसको पॉज करके इसको देखो क्या है। जब कोई चीज़ करंट में चल रही होती है तो यूपीएससी उससे संभावना ज़्यादा बनाता है सवाल पूछने के लिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट। अभी आप देख रहे हो कि हमारे जो रुपया है उसका मूल्य गिरता चला जा रहा है, ठीक। तो क्यों गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुद्रा जो हमारे यहाँ डॉलर थी, डॉलर क्या है भारत के अंदर, मान लो ये भारत है, भारत के अंदर जो डॉलर था तो लोग क्या हो गए, डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। बाहर कैसे कैसे जाता है तो आपको पता होगा कि बाहर से जो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मतलब आयात करते हैं। तो वो पैसा जैसे मान लो हमने वहाँ से एक कोई कंपनी की एप्पल का फ़ोन खरीदा, तो एप्पल का फ़ोन जैसे हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए बाहर चला गया, ठीक, डॉलर के रूप में। तो इसका मतलब डॉलर बाहर जा रहा है, ठीक। अगर हम निर्यात करें तब तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक, हो सकता है, ठीक है। तो इंपोर्ट हम करते हैं तो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे बताया कि रिपैट्रिएशन होता है कि मतलब लोग आकर के यहाँ एफडीआई किए, अब कुछ दिन बाद यहाँ से लाभ कमाए, वापस चले गए अपने पैसे लेकर के। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बाहर के बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं या बड़े बड़े लोग पैसे वाले लोग होते हैं जो विदेशों में पैसा ऐसे चला चला कर कमाते हैं, देखते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है या चाइना की ग्रो कर रही है, तो वो क्या करते हैं कि अपना पैसा आकर के कंपनी में लगाते हैं, लाभ कमाते निकल जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ हमारे भारत के संदर्भ में हुआ। तो रुपए का मूल्य गिर रहा है तो यूपीएससी फिर से संभावना है कि बना देगा। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, रुपए का मूल्य कैसे गिरता है, तो यूपीएससी इसी संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है। मुद्रा संकट है, इसका मतलब मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन किन कारकों का योगदान है। भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, मान लो कि भारत की आईटी सेक्टर जो है बाहर, मान लो कि आईटी सेक्टर बाहर अपनी सेवा दे रही, तो बाहर से पैसा रेमिटेंस के रूप में आएगा, तो इसका मतलब डॉलर भारत में आएगा। और वो कमजोर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी वर्तमान के संदर्भ में बता रहा हूँ, ठीक है। सरकारी व्यय के बढ़ने का, सरकारी व्यय बढ़ेगा, क्या है सरकारी व्यय, अगर हम सरकारी मतलब पैसा जो है सरकार खर्च करेगी तो मुद्रा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगी। अब ये सही है कि नहीं सही है ये आप लोग तय करिए। फिर विदेशी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, जैसे कि मान लो सऊदी अरब वगैरह में हमारे देश के लोग काम करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं रेमिटेंस, तो वो है क्या, तो ऐसे जो है आपको पढ़ना है। अब ये क्या सही है क्या नहीं सही है ये आप तय करिए, ठीक है। जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी, अब गरीबी के बारे में देखिए पूछ लेता है, इसका मतलब आपको बैंकिंग अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ गरीबी पढ़नी है, गरीबी से भी सवाल बन सकता है, तो आपको गरीबी पढ़ना है, ठीक। गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। अब आप इसको देखिए, समझिए और पढ़िए। तो आपको गरीबी अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए मैंने इनकी कुछ समितियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ने, जैसे तेंदुलकर समिति है और भी जो है 2-4 समितियां हैं, थोड़ा सा उन पर जानकारी आपको रखिए। लकड़ावाला समिति है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी ऋण है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कॉमन सेंस से भी किया जाता है। अब जैसे कहते हैं भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी, केवल क्या मतलब कि आधे से ज़्यादा सरकारी ऋण क्या विदेशी होते हैं, मतलब सरकार के ही होते हैं क्या, कुछ निजी क्षेत्र भी तो ले सकता है। फिर क्या भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल वर्ग में, अरे यूएस डॉलर के अलावा और किसी चीज़ में भी तो हो सकता है और किसी मुद्रा में भी तो हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे पढ़ना। तो आपको जो है मैंने वही बताया कि मुद्रा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये सब उसी में आ जाएगा, ठीक। भारत में दूरसंचार बीमा, विद्युत आदि सेक्टर में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है, कौन करती है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, अब आपको पॉलिटी के संदर्भ में तदर्थ समितियां पढ़ लेनी है। संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, संसदीय विभाग की स्थायी समितियां पॉलिटी के संदर्भ में आपको जाके पढ़ना है। फिर वित्त आयोग, आपको वित्त आयोग थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र विधायक सुधार, अब आपको ये थोड़ा सा इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन नीति आयोग आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है पॉलिटिक्स के संदर्भ में आप पढ़ सकते हो, ठीक। देखिए यहाँ पर हमको थीम ही रिपीट करनी है, बताना है कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ छोड़ना है। फिर यहाँ पर देखिए एशियाई आधिकारिक संरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अब इसके बारे में आपको जाकर के पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में देखो, मेंस के संदर्भ में भी थोड़ा सा एलिब्रेट करके देखो, कॉन्सेप्ट उसी से कंप्लीट होता है आपका कि ये क्या करता है, ये वर्ल्ड बैंक से किस तरह भिन्न है, ठीक है, IMF से किस प्रकार भिन्न है, फिर इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, उसी संबंधित यूपीएससी प्रश्न बना रहा है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लोन देता है कि अलग के लिए देता है। यूपीएससी ऐसे भाई नाम में लिखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ही केवल ऋण देता है कि और भी क्षेत्र में देता है, ठीक है। इसके साथ साथ
ये क्या एशिया के लोगों को ही देता है कि विदेश के मतलब एशिया के बाहर के लोग भी इससे लोन ले सकते हैं? इस तरह से क्या है, इसको मतलब अलग अलग अपनी तरफ से सोचो, तब जाकर के यूपीएससी के प्रश्न आपके हल होंगे। फिर क्या किसी भी देश के संदर्भ निम्नलिखित में से कि देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। अब देखिए सोशल कैपिटल क्या होती है, आप घर में समझते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के जो पढ़ने से नहीं सॉल्व होते, आपकी समझदारी से, आप कहाँ घूमते हो, किस समाज में रहते हो, उससे सॉल्व होते हैं। अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपके जैसे परिवार में या गांव में या घर में कोई बहुत समझदार व्यक्ति होगा, या समझदार क्या मतलब समाज में बैठता होगा, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होगी समाज में, उन्होंने 10-20 साल जब से जन्म हुआ, जब से वो बड़े हुए, तब से उन्होंने समाज में काफ़ी योगदान दिया, तो वो बोलते हैं समाज में हमारी अच्छी खासी साख है। साख का मतलब पूंजी है, कैपिटल है, मैंने बहुत कुछ कमाया है। तो जब कमाया है तो उसने क्या कमाया है? लोगों से भरोसा कमाया है। वैसे हम हैं, मान लो आप हो, तो आप समाज में क्या होता है, किसी की तबीयत खराब हुई, आप तुरंत चले गए, उसको इलाज करा दिए, तो एक समाज में आपकी क्या हो गई, एक वो हो जाती है कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो आपने क्या कमाया? पैसा नहीं लिया, उसको इलाज, उसको गाड़ी में बैठा करके अपनी पेट्रोल खर्च करके आप उसको हॉस्पिटल ले गए, तो उसने, आपने पैसा नहीं लिया उससे, उसको सेवा दी, तो वो क्या है, विश्वास कमाया, सामंजस्य कमाया, भरोसा कमाया। ये सब चीज़ें कैसे होती है? तो जैसे यहाँ पर लिखा है जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है? अब कैपिटल में बहुत बिखर जाएंगे। कैपिटल मतलब पूंजी, कौन सी पूंजी? सोशल, सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या होती है? अब इसी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इनमें चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप अच्छे से देखना और इसको पॉज करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है कि जैसे कि मान लो कि यूएसए का उदाहरण इस समय हम लेते हैं, क्योंकि वही हमको टैरिफ लगा रहा है। अभी मैक्सिको ने भी टैरिफ लगाया है 50%, तो उसको भी देखना है आपको अच्छे से जाकर के। यूएसए ने क्या किया, मान लो कि यूएसए का $1 है, उससे आप 1 किलो सेब खरीदते हो। ठीक, और भारत में ₹1 से कितने सेब खरीद लेते हो? ठीक है, तो ये जो है यही आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी को बताता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपको देखना है कि हम उसी ₹1 में कितना जो है चीज़ों को खरीद पाते हैं, उतना ही रुपए में अमेरिका या कोई और दूसरी मुद्रा कितना रुपए कमा पाती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम तीसरे स्थान पर हैं। अभी देखना हाल के समय में क्या स्थिति है, तो इसको जाकर देखना। पीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसको 6ठी बोल रहा है 19 में। अब क्या स्थिति है, यूपीएससी घुमा के फिर से पूछ सकता है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना पीपीपी। मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूं तो आप इसको देख लेना, जब कभी मौका मिलेगा तो हम इस विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अब आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा नजर रखनी है। जैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो एक नज़र में उसको देख डालो। जैसे आज़ादी के बाद से उठा करके 2015 तक, जब तक जो है नीति आयोग नहीं आया तो उसके पहले की योजना है। तो 2017-18 तक चली है योजनाएं, तो 2017-18 तक आपको देखना है। फिर उसके बाद 17 से नीति आयोग चलने लगा था 18 से, तो 18 के बाद से नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, पंचवर्षीय योजना के साथ साथ नीति आयोग को भी पढ़ लेना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, पांचवी में क्या हुआ। उस समय क्या था कि 2018 में समाप्त हुई, 17 में, तो यूपीएससी ने 19 में सवाल बना दिया। लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि परिवर्तन का भी अध्ययन करना है। आप मेंस में लिखोगे तो पीछे की चीज़ों को उठा करके आप मेंस में यूज कर सकते हो, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद भारत में पिछले 5 वर्षों में, अब देखिए ये जो है आर्थिक समीक्षा जब आप पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ने को ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो ये आर्थिक समीक्षा से आए हुए प्रश्न है। मैंने पीछे भूगोल में भी यही चीज चर्चा करी थी। तो पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों, अब आपको ये पढ़ना है कि फसलें कौन कौन सी होती है। जैसे रबी की फसल होती है, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, आपको रट लेना दिमाग में। खरीफ की फसल क्या होती है, फिर इन दोनों के बीच में जो है जायद की फसल आती है, जायद में कौन कौन सी फसल होती है। ठीक है, ये आपको फसलों का पैटर्न यूपीएससी ने सिलेबस में ही दे रखा है, फसलों का पैटर्न। ठीक है, इसके साथ साथ जो है तिलहन की खेती, तिलहन का क्या योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। इस तरह से एमएसपी के बारे में आपको देख लेना। यूपीएससी प्रतिवर्ष लगभग जो है एमएसपी से सवाल घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और गन्ने के लिए जो है एफआरपी निकाला जाता है। एमएसपी में कितनी फसलें हैं, एफआरपी में 1 फसल है कि 2 फसलें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, एफआरपी में केवल गन्ना ही होता है कि और भी कोई फसल को अंदर रखा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा पॉज करके देखना है। और यूपीएससी हमेशा लगातार चीज़ों को पूछता है, तो आपको ये नजर रखनी, जब भी आप पढ़ो तो आपको फैक्ट याद नहीं करना है कि 2019 में क्या था, 20 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ। बस आपको देखना है कि लगातार ये प्रोग्रेस में थी या लगातार डिक्लेयर मतलब कि गिरावट में रही। तो यूपीएससी आपसे ऐसे प्रश्न रखेगा, मान लो कि किसी वर्ष उसकी ग्रोथ हुई और किसी वर्ष वो डाउन हुआ, किसी वर्ष ग्रोथ हुई, किसी वर्ष डाउन हुआ, तो यूपीएससी आपसे पूछेगा लगातार उसकी ग्रोथ होती चली गई है, तो आप वो कथन आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दिमाग थोड़ा सा लगाना है। यूपीएससी आपको ऐसे सवाल करने के लिए देता है। पॉज करके इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है। अब यूपीएससी इसको यूपीएससी बोल रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है बंद हो गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसको मेंस में जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि हम
जो बिजनेस करने व्यक्ति आएगा, जो कंपनी आएगी, उसको हम सुगम मतलब कि अर्थव्यवस्था मतलब कि अपने देश के अंतर्गत, मान लो ये देश है, देश के अंतर्गत उनको सुविधा देंगे, जिससे क्या होगा, निवेशक जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आए। जैसे कि बिजली की सुविधाएं, विद्युत जो है उसको सुविधा बढ़िया दें, उसको गवर्नेंस अच्छा दें, न्यायपालिका की शक्तियाँ अच्छी सी दें, मतलब कि अगर कोई केस कर देता है, वो कोई उनका जो है कोई केस होता है तो उनको तुरंत निस्तारण हो जाना चाहिए। न्यायपालिका में भी अलग से एपिलेट कमेटी बना दें, एपिलेट बना दें, जिससे क्या होगा, उनसे उद्योग से संबंधित कोई विवाद हो तो तुरंत निपटारा हो जाए। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है टाइम नहीं लगेगा। टाइम में जो क्या होता है कि निवेशक फिर आने से बचते हैं कि यार यहाँ जो है यहाँ की जो है शासन व्यवस्था ठीक नहीं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब क्या आतंकवादी जैसी गतिविधियां होती तो भी निवेशक बाहर से आने में कतराते हैं, तो आतंकवादी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए भी प्रयास करना है। इस तरह से इन्हीं सब संकेतकों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाला जाता है, जिससे क्या होता है, निवेशक उन इंडेक्स को देख करके आ जाते थे। अभी ये हाल फिलहाल में इसको बंद कर दिया गया है, तो इससे सवाल बनने की संभावना पीटी में तो नहीं है, लेकिन ये है कि इससे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो मेंस में, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा देखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण, निर्माण परमिट संबंधी कार्य, एनओसी वगैरह लेने में आपको समस्या ना हो, इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको पॉज करके देखना। अब भारतीय रुपए की गिरावट रोकने में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? देखिए नहीं है लिखा है। अब भारतीय रुपए की गिरावट अब हाल में चल रहा है, इससे यूपीएससी फिर रिपीट करेगा। अब इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये सवाल। अब यूपीएससी इसी को अच्छे से जाकर के मुद्रा का रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है, इसके बारे में सर्च करके पढ़ो जाकर के, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है, गैर जरूरी वस्तुओं का आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। मैंने वही चीज बताई कि आयात को रोकना है। आयात को पूर्णतः रोक नहीं सकते, मान लो कोई दवा आ रही है तो वो दवा जरूरी होती है इसलिए उसको नहीं रोक सकते, लेकिन गैर जरूरी जो जरूरी नहीं है उन चीजों को रोक सकते हो, ठीक है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना। जैसे मसाला बॉन्ड बाहर जारी करोगे, मान लो मसाला बॉन्ड क्या होता है, भारतीय अभी काफी चर्चा में है, तो मसाला बॉन्ड जारी करके विदेशों में क्या कर दो, सेल कर दोगे, तो वहां से पैसा डॉलर के रूप में आएगा, तो डॉलर जब ज्यादा होगा तो रुपए का मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर विदेशी वाणिज्यिक उधारी संबंधी दशाओं को आसान बनाना, जिससे आसानी से लोन हो, बाहर से डॉलर आसानी से आ सके। फिर एक प्रसरणशील का मतलब क्या होता है, मतलब विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है कि अपनी मतलब कि ब्याज दर, बैंक की अपनी ब्याज दरों को क्या कर दे, कम कर दे। आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर देती है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रसरणशील मौद्रिक नीति बोलते हैं, या विस्तारवादी मौद्रिक नीति बोलते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं क्या, डॉविस मौद्रिक नीति। एक हॉकिस होती है, ठीक है, जिसको संकुचित मौद्रिक नीति बोलते हैं, ठीक है। तो डॉविस है, इनको जो है अपने स्तर से पढ़ लेना है, ठीक है। तो प्रसरणशील मौद्रिक नीति का इसका डायरेक्ट संबंध नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रसरणशील मौद्रिक नीति क्या होगी, ब्याज दर घटेगी तो लोग जो क्या करें, भारत के अंदर ही बैंकों से लोन लेंगे, तो बैंकों से जब लोन लेंगे तो क्या करेंगे भाई, ब्याज कम होगी तो जो लोग जो है पैसा रुपए को ही ज्यादा मार्केट में लाएंगे, जिसका हमको डॉलर को मार्केट में ज्यादा लाना है, ठीक है। दिमाग लगाना है और दूसरी तरीके से सॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। भारत द्वारा आयातित, अभी इसकी संभावना बनने की है इस तरह के प्रश्न की, तो इसको प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। भारत द्वारा आयातित मतलब बाहर से कृषि जीन्स, मतलब जीन जो होते हैं, जीन्स में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। किस चीज का रहा है, मसाले का रहा है कि दलहन का रहा है, ताजे फल का रहा है, या वनस्पति तेल का रहा है। तो आप इसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो आर्थिक समीक्षा आती है उन्हीं से सवाल ये आ जाते हैं, तो ये आर्थिक समीक्षा आपको अच्छे से पढ़नी। फिर किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक मल्टीप्लायर के निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, ठीक। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हम ये मान लो बैंक है, ठीक है, ए नाम की बैंक है, मैं एक व्यक्ति हूं, मान लो मेरा नाम क्या है, मैं सी नाम का व्यक्ति हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, बैंक में 100 रुपए जमा कराए, 100 रुपए जमा कराए, तो बैंक क्या करेगी, इस 100 रुपए को 10 लोगों को बांट देगी, 10-10 करके, 10-10-10-10, तो क्या होगा, मनी का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि मनी जो है 100 रुपए को वो कई लोगों को बांट रहा है, मतलब मनी का मल्टीप्लायर हो रहा है, मतलब वो 100 रुपए को कई लोगों को बांट रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है, कैश मतलब आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि। कैश मतलब ऐसा क्या करेगा, मतलब पैसे को नकदी में रख देगा। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, आपको पता है कि जब लोग जो है बैंकों में पैसा जो जमा कराएंगे तो हो सकता है। फिर सावधिक नकदी अनुपात, अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे तो उधार आप बांट ही नहीं पाओगे ना। एसएलआर जो होता है ये क्या होता है, बैंकों को ही कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है, कि मान लो 20% 18% आपको बैंक के अंतर्गत रखना, क्योंकि कल को अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो हमें 18% से उन लोगों को पैसा वापस करके जिन्होंने जमा कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आरक्षित नकदी उत्पाद कैश रिजर्व में क्या होता है, आरबीआई ही कुछ परसेंट कहती है यहाँ पर रख लो, मान लो 4% या 5% बोल देगी, क्या कर देगी कि आपको जो है 4% हमको आरबीआई के पास रखना, कि कल को मान लो कोई दिक्कत हो जाए, दिवालिया हो जाए बैंक, तो उसको जो है वापस कर पाए। अब देश की जनसंख्या में वृद्धि, अब देखिए देश की जनसंख्या में वृद्धि में क्या होता है कि मान लो छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ, जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन क्या वो तुरंत जाकर बैंक चला जाएगा क्या। तो मुद्रा गुणक का मतलब कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है कि बैंकों की जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। आप आंसर में तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ये मुद्रा गुणक होता क्या है। मुद्रा गुणक का मतलब क्या है कि हम जो भी जनता बैंक में पैसा जमा करती है तो बैंक लाभ कमाने के लिए उस पैसे को कई लोगों को वितरित करती है, फिर उससे जो ब्याज होगी
तो जो बैंक लोन देती है उसमें ज़्यादा ब्याज लेती है, और जो आप सेविंग जमा कराते हो उसमें कम ब्याज देती है। तो वही उनका जो है लाभ होता है। ठीक, कभी बैंकिंग जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या कर रहा है, इसको पॉज करके पढ़ना। ये क्या होता है, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निर्देश, जिसे प्रचलित रूप में डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को समादेशित करता है कि। अब ये 4 ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, उस समय एनपीसीआई बनाया गया था, काफ़ी चर्चा में चल रहा था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से। और इसके साथ साथ उस समय फ़ोन पे 2017-18 में बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कि एनडीए सरकार ने क्या किया था कि ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। तो ये जो है काफ़ी चर्चा में चल रहा था, तो यूपीएससी ने पूछ लिया। ये 20-21 सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग मैनेज करना, लेकिन इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, मतलब डेटा संरक्षण, हिंदी में ऐसे लिखता है लेकिन यूपीएससी ने आपके लिए मदद कर दी है कि डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पर है। और प्राइवेसी के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया, और उसका 25 मई 2018 से क्रियान्वयन शुरू किया। किस देश ने किया? अब ये आपको फैक्ट था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या था। तो यूरोपीय संघ था, कि ऑस्ट्रेलिया था, कि कनाडा था, कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। अब क्या है कि इससे सवाल नहीं बनाएगा। अब यूपीएससी क्या है कि 2023 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है भारत ने, और जो है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन के ही तर्ज पर अपने देश में है। उसमें क्या है कि जैसे जो कंपनियां डेटा चुरा लेती हैं, डेटा को जो है मिसयूज करती हैं, तो उस प्राइवेसी को, डेटा की गोपनीयता, नागरिक के डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी बार बार माइंड में आता है, सरकार ने क्या किया है, डेटा संरक्षण कानून लेकर के आया। तो यूपीएससी अब क्या करेगा कि अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया, यूपीएससी ने इससे संबंधित प्रश्न पूछा। अब क्या है कि भारत ने खुद का बना लिया है, तो यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न बनाने की संभावना हो सकती है, तो आपको ये नज़र रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं, ये लास्ट है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खदानों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखा आ गया, मैंने वही चीज़ बताई। और किसानों को भुगतान के लिए बोनस यदि कुछ है, के साथ साथ क्या शामिल है, केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण, इंग्लिश में जरूर देखिए, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रापण, प्रासंगिक प्रभार और गोदामों के प्रभार। अब आपको देखना है कि ये चीज़ें जो है, एमएसपी क्या होती है, एमएसपी के बारे में पढ़ना है, तो आपको मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी बजट आएगा तो हम बजट तो विस्तार से उनके बारे में हम बता ही देंगे आपको, और हो सकता है कि आर्थिक समीक्षा भी हम आपको पढ़ाएं। बैंकिंग आपको अच्छे से पढ़नी जा करके आज, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा भी आपको पढ़नी नहीं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के भी 2-3 सवाल थे। और आपको मुद्रा गुणक जब आप पढ़ोगे तो इसी में मुद्रा गुणक भी पढ़ने को मिल जाएगा। और मुद्रा का मूल्य कैसे गिर रहा है, जो रुपए का मूल्य गिर रहा है ये कैसे गिर रहा है, डॉलर यहाँ से कैसे वापस जा रहा है, रिपैट्रिएशन क्या है, रिपैट्रिएशन आपको बताया, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रिपैट्रिएशन के बारे में आप विस्तार से पढ़ लेना थोड़ा सा, ये रेपेट्रिएशन ऑफ एफडीआई। फिर हम एफडीआई के बारे में ये देखेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है, क्या 10% एफपीआई के लिए होता है और 10% ज़्यादा अगर निवेश आता है तो उसको हम एफडीआई के संदर्भ में रखते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, वाणिज्यिक बिल के बारे में पढ़ लेना है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है इसके बारे में देखना है। फिर आपको जमा प्रमाण पत्र, डिपोजिटरी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, डिपोजिटरी बिल या डिपोजिटरी पेपर। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका आराम से यूपीएससी क्लियर होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग मैनेज करना। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।